हे गाइज, वेलकम टू द जीएस पोर्टल। आज का टॉपिक है हम लोगों का ब्राह्मण साम्राज्य। इसमें हम लोग देखेंगे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश इत्यादि, और इसके साथ ही भारत पे हुए विदेशी आक्रमण भी हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत जो पहला वंश है वो है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। कब की थी? तो वो हुआ था 1885 ईसा पूर्व, 185 BC। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मौर्य वंश के अंतिम राजा जिसका नाम था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम शुंग वंश था। चलिए अब देखते हैं इसकी राजधानी क्या थी। इसकी राजधानी थी दोस्तों विदिशा, जो कि अवस्थित है मध्य प्रदेश में, और पहली राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पुष्यमित्र शुंग ने हराया था डेमिस्ट्रियस और मिनांडर को। वैसे दोस्तों डेमिस्ट्रियस और मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग के पौत्र अग्निमित्र का पुत्र था वसुमित्र, इसने हराया था। और इसका वर्णन है मालविका अग्निमित्रम, जो कि कालिदास की एक रचना है। दोस्तों यह दोनों आते हैं यवन आक्रमण के अंतर्गत, जो हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में देखेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और यह करवाया था पतंजलि ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ निर्माण देख लेते हैं। निर्माण था दोस्तों भरहुत स्तूप, भाजा स्तूप और सांची स्तूप की वेदिका एवं तोरण द्वार, ये सब अवस्थित हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कलिंग पर भी इसने आक्रमण किया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कलिंग पे कौन सा राजा राज कर रहा था, वो था कलिंग राज खारवेल। वो चेदी वंश का था, पर पुष्यमित्र शुंग हार गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यवन राजदूत जो था हेलियोडोरस। वैसे दोस्तों यह आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, पर उसे भागवत धर्म की शिक्षा दे दी गई। और उस समय कौन सा राजा राज कर रहा था? तो उस समय शुंग वंश का राजा भागव्रत राज कर रहा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गरुड़ ध्वज अभिलेख, जो कि अवस्थित है विदिशा, सांची के पास मध्य प्रदेश। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों अंतियाल का दूत हेलियोडोरस। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस वंश का अंतिम राजा, तो शुंग वंश का अंतिम राजा था दोस्तों देवभूति। इसका सेनापति था वासुदेव, इसने इसकी हत्या कर दी और फिर एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम है कण्व वंश। नेक्स्ट राजवंश है दोस्तों कण्व वंश। ये बहुत ही छोटा वंश था। इसकी स्थापना की थी दोस्तों वासुदेव ने। कब की थी? तो वो की थी 73 ईसा पूर्व, 73 BC, और इसका अंतिम राजा था सुशर्मा, और इसका भी सेनापति था सिमुक, जिसने इसकी हत्या कर दी। चलिए नेक्स्ट राजवंश है दोस्तों सातवाहन वंश। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसे हम लोग सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना ऑब्वियसली सिमुक ने किया। कब किया? तो वो किया 60 ईसा पूर्व, 60 BC। और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी दोस्तों प्रतिष्ठान, जो कि अवस्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और ये आंध्र सीमा के समीप था। इसलिए दोस्तों कहीं कहीं आपको यह आंध्र सातवाहन वंश देखने को मिलेगा। वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, आंध्र वंश, जो कि था गोदावरी नदी के किनारे। अब नेक्स्ट राजा है दोस्तों सातकर्णी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाया था, और इसने उपाधि ली थी दोस्तों दक्षिणापथ की स्वामी की। चलिए नेक्स्ट राजा है दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसने दोस्तों शक शासक जिसका नाम था नहपान, इसको हराया था, और इसका प्रमाण मिला था दोस्तों जोगलथम्बी महाराष्ट्र से प्राप्त एक सिक्का। नेक्स्ट राजा था विशिष्टिपुत्र पुल्लुमावी। इसने गुजरात के शक शासक रुद्रदामन से युद्ध किया था,
पर हार गया था और उसके बाद वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे इन दोनों के बीच। इस वंश का अंतिम राजा था दोस्तों यज्ञ श्री सातकर्णी, या कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा पुल्लुमावी चतुर्थ, कहीं कहीं आपको विजय भी देखने को मिलेगा। तो यह था दोस्तों इस वंश का अंतिम राजा। अब चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इनके नाम थे इनकी माँ के नाम पे, जैसे कि यहाँ देखिए गौतमी पुत्र, गौतमी उसकी माता का नाम था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भाषा, इनकी भाषा थी दोस्तों प्राकृत और लिपि थी दोस्तों ब्राह्मी। सातवाहन वंश ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का भी कार्य किया था, क्योंकि आप लोगों ने देखा इनका कार्य क्षेत्र था महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का एरिया, जो कि लगभग उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में अवस्थित है। तो नेक्स्ट पॉइंट है साहित्यकार। एक साहित्यकार थे हाल, जो कि राजा भी थे। इनकी एक रचना है दोस्तों गाथा सप्तशती। नेक्स्ट है दोस्तों गुणार्ड, इनकी रचना थी दोस्तों बृहत कथा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सिक्का। तो इन लोगों ने चांदी के सिक्के चलाए, तांबा का सिक्का चलाया और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीसा का सिक्का। बहुत बार पूछता है एग्जाम में सीसा का सिक्का, जो कि ये लोग रोम से आयात करते थे सीसा। और नेक्स्ट है पोटीन एवं कांसे का सिक्का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ब्राह्मण को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत किस राजवंश ने किया था? तो वो किया था दोस्तों सातवाहन वंश ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह पूछेगा सबसे ज़्यादा किस काल में था? तो यह था गुप्त वंश के काल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सावंती व्यवस्था। इसका मतलब होता है सैनिक को वेतन के बदले जमीन देना। इसकी भी शुरुआत सातवाहन शासकों ने की थी, पर सबसे ज़्यादा था गुप्त काल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ग्राम प्रशासन, इसको देखता था गौलिमिक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कुछ निर्माण देख लेते हैं। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं और अमरावती कला का विकास सातवाहन वंश के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इनकी राजकीय भाषा, जो कि हम लोगों ने देख लिया, प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट है दोस्तों कासारपन, यह था चांदी एवं तांबे के सिक्के। तो दोस्तों सातवाहन वंश भी हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब देख लेते हैं हम लोग सातवाहन के पतन के बाद उभरे कुछ राजवंश। पहला है दोस्तों इक्वाकू, यह था आंध्र प्रदेश में। ये लोग सातवाहन के सामंत थे जो कृष्ण गंतूर क्षेत्र में शासन करते थे, और इस वंश की स्थापना की थी दोस्तों शांतिमुल ने। नेक्स्ट पॉइंट है 3री शताब्दी के बाद इक्वाकू राज्य कांचीपुरम के पल्लवों के अधिकार में चला गया। अब इसके बाद का इतिहास हम लोग देखेंगे जब हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पल्लव पढ़ेंगे, चोल पढ़ेंगे, तो बाकी का इतिहास उस समय देखेंगे। तब तक के लिए इसको यहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट राजवंश है दोस्तों वाकाटक राजवंश, जिसका कार्य क्षेत्र था विदर्भ, जो वर्तमान में नागपुर का एरिया है। चलिए यह भी ब्राह्मण वंश थे। चलिए सातवाहन के स्थान पे वाकाटक वंश आए। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों जो राजवंश थे दोनों सातवाहन वंश के बाद ही आए, पर इनका कार्य क्षेत्र था कृष्ण गुंटूर क्षेत्र और इनका कार्य क्षेत्र था विदर्भ। ठीक है, चलिए इसके संस्थापक थे दोस्तों बिंद शक्ति, यह था बिंद शक्ति का शाखा। और एक शाखा और था जो इसके साथ साथ चल रहा था, वो था बेसीम शाखा। इसकी स्थापना की थी सर्वसेन ने। चलिए इसकी राजधानी थी दोस्तों पुरिका, जो कि अवस्थित है बरार कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रवरसेन प्रथम, यह था बिंद शक्ति का पुत्र। यह था दोस्तों सबसे प्रतापी शासक। इसने महाराज की उपाधि धारण की और यह 4 अश्वमेघ यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ भी करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पृथ्वीसेन प्रथम, इसका पुत्र था दोस्तों रुद्रसेन द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था।
नेक्स्ट राजा था पृथ्वीसेन द्वितीय। यह था दोस्तों विंध्य शक्ति शाखा का अंतिम राजा। अब नेक्स्ट है दोस्तों हरिसेन। इसके बाद वाकाटक वंश का इतिहास ही समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वाकाटक वंश के बाद चालुक्य वंश आए। अब यह भी दोस्तों दक्षिण भारत का टॉपिक है, तो पहले हम लोग उत्तर भारत में थोड़ा पढ़ लेते हैं गुप्त और वर्धन वंश, उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत शुरू से स्टार्ट करेंगे और उसको फिनिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों भारत पर यवन राज्य। जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इनका क्रम था दोस्तों, पहले आए थे हिंद यूनानी, फिर आए थे शक, फिर आए थे पहलव। पल्लव नहीं है दोस्तों, यहाँ पे है पहलव। पल्लव था दक्षिण भारतीय राजवंश, यह है पहलव। और नेक्स्ट था कुषाण। इसके बाद तो आ गए थे गुप्त, जो कि थे कुषाण के सामंत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत पर विदेशी आक्रमण। यह पढ़ने से पहले एक बार हम लोग पूरे राजवंश को देख लेते हैं और यह देख लेते हैं कब कब विदेशी आक्रमण हुए थे। एक तो हुआ था दोस्तों बहुत ही पहले, जब मगध पे हर्यक वंश का राज चल रहा था, उसी समय के आसपास या उससे पूर्व भी बोल सकते हैं, यह था पारसी या ईरानी आक्रमण। तो प्रथम आक्रमण किया था दोस्तों साइरस ने, जो कि था हकमनी वंश का, पर यह सफल नहीं हो पाया था, यह भारत में प्रवेश नहीं कर पाया था। तो इसको हम लोग उतना याद भी नहीं रखते हैं। अगर आपको ज़्यादा डीप में पूछेगा भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो कि असफल था, तभी आप लोग इसको मारिएगा, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट मारिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आक्रमण था वो किया था डेरियस प्रथम ने या दारा प्रथम ने। यह भी था दोस्तों हकमनी वंश का। इसने कब किया था? तो इसने किया था 516 ईसा पूर्व। अब पहला हुआ था 550 ईसा पूर्व। तो यह भी था दोस्तों ईरान का निवासी, और यह था दोस्तों सफल आक्रमण। और इसने भारत के कंबोज, गांधार एवं सिंधु क्षेत्र को जीत लिया और इसे पारसी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो यहाँ से आप लोग यह याद रखिएगा, भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण पूछेगा तो आप लोग मारिएगा डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। यह था हकमनी वंश का, और यह था पारसी या ईरानी आक्रमण। अब देख लिए, हम लोगों ने पहला देख लिया, फिर आया हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर चल रहा था नंद वंश। जब मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासक घनानंद राज कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था। यह था दोस्तों यूनानी आक्रमण, जो कि था मकदुनिया से। तो भारत पे दूसरा आक्रमण किया, जो कि सफल आक्रमण भी था, वो किया सिकंदर ने। कब किया दोस्तों? यह किया 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। इसके बाद था सेलुकस निकेटर, ये भी हम लोग देख ही चुके हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आक्रमण था दोस्तों हिंद यवन या इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी, या इसी को बैक्टीरिया यूनानी। ये सभी याद रखिएगा, सभी को एग्जाम में घुमा फिरा के देते रहता है। हिंद यवन दे या इंडो ग्रीक दे या हिंद यूनानी दे या बैक्टीरिया यूनानी दे, सभी का मतलब सेम है। तो यह कब किया था आक्रमण? यह देख लीजिए, नंद वंश का शासन चल रहा था, उसके बाद आया मौर्य वंश, और उसके बाद आया था दोस्तों सुंग वंश। इसी समय दोस्तों आक्रमण हुआ था बैक्टीरिया यूनानी या हिंद यवन, या इसको इंडो ग्रीक बोले, सभी सेम है। ये भी दोस्तों जब हम लोग सुंग वंश पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि दो राजा, एक थे डेमेस्ट्रियस प्रथम और दूसरा था मिनांडर। इस दोनों ने भारत पे आक्रमण किया था। तो पुष्यमित्र सुंग के पौत्र और अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने विजय हासिल की थी। तो फर्स्ट था दोस्तों डेमेस्ट्रियस प्रथम। ये आपसे पूछेगा हिंद यवन या इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सभी सेम है। तो इसमें पहला किस राजा ने आक्रमण किया था? तो वो किया था डेमेस्ट्रियस प्रथम। यह था बैक्टीरिया शासक, और उस समय था सुंग वंश का कार्यकाल। नेक्स्ट था दोस्तों मिनांडर, जो कि एक प्रसिद्ध राजा था। इसका कार्यकाल था दोस्तों
165 से 145 ईसा पूर्व। इसने भी आक्रमण किया था दोस्तों शुंग वंश के काल में। इसका एक पॉइंट और है दोस्तों, इसने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और एक पुस्तक भी बहुत प्रसिद्ध है, मिलिंद पन्हो। इसमें मीनांदर ने प्रश्न किए थे और उसका उत्तर दिया था नागार्जुन ने। अब देख लेते हैं हम लोग हिंद यूनानी, थोड़ा डिटेल से देखते हैं। ये आए थे दोस्तों पश्चिम मध्य एशिया से, ठीक है। प्रथम विदेशी यूरोपीय या यूनानी हिंद या बैक्टीरिया यूनानी कब? तो 190 ईसा पूर्व में। किसने किया था? तो वो किया था डेमेस्ट्रियस ने। कहाँ किया था? तो सिंध, पंजाब और अफगान के एरिया में। और इसने राजधानी बनाई थी दोस्तों साकल या सियालकोट, जो कि शिक्षा का केंद्र भी था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो किए थे हिंद यूनानी ने। एवं प्रथम राजा विशेष पहचानने योग्य सिक्के, मतलब उनका सिक्का देख के आप लोग यह बता सकते थे कि यह किस राजा ने जारी किया था, तो यह थे हिंद यूनानी। अब नेक्स्ट कुछ कला है दोस्तों। इन लोगों ने हेलेनिस्टिक आर्ट शुरू किया था, जो कि था गांधार कला। और ये कहाँ किया था? तो यह किया था दोस्तों पश्चिमोत्तर प्रांत, मतलब पश्चिम उत्तर प्रांत में। और इन लोगों ने पर्दा, जिसका नाम था यवनिका, की भी खोज की थी। इसका प्रचलन था दोस्तों नाटक में। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों काली मिर्च, इसको बोला जाता है यवन प्रिय। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीयों ने हिंद यूनानियों से सीखा 12 राशियाँ, ज्योतिष, भारतीय कैलेंडर, सप्ताह के 7 दिन और काल गणना। ये सब भारतीयों ने हिंद यूनानियों से सीखा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गांधार कला, जो था भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण, जिसको बोलते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। इसकी भी शुरुआत हिंद यूनानियों ने की थी। नेक्स्ट विदेशी आक्रमण था दोस्तों शक। इसको क्षत्रप, त्रातार या मुक्तिदाता या सिथियन भी कहते हैं। यह दोस्तों 5 शाखा में भारत एवं अफगानिस्तान में आए थे। और ये लोग आए कहाँ से थे? तो यह लोग आए थे मध्य एशिया से। इन लोगों को दोस्तों यूची कबीले ने भगाया था। तो यह 5 शाखा में आए थे। तो वो कौन कौन थे? पहला था कंधार, तो ये भारत में अवस्थित नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग क्या देखें। नेक्स्ट था दोस्तों पंजाब, जो कि तक्षशिला के पास था, और यहाँ के राजा को हम लोग माउस बोलते हैं। तीसरी शाखा थी दोस्तों मथुरा, इसके राजा का नाम राजुक था। यहाँ के जो शक थे उनका युद्ध हुआ था उज्जैन, जो कि अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, के एक शासक से। और उज्जैन का शासक जीत गया था और उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी और एक नए संवत की शुरुआत की थी, जो कि था विक्रम संवत। कब किया था? तो वो किया था 57 ईसा पूर्व, 57 BC। चौथी शाखा थी दोस्तों पश्चिम भारत, उज्जैन मालवा का क्षेत्र। यहाँ के राजा का नाम था चेष्टक, और यहाँ का प्रसिद्ध राजा था दोस्तों रुद्रदामन, जिसके खिलाफ सातवाहन शासक विशिष्टिपुत्र पुल्लुमावी ने युद्ध भी किया था। और यह युद्ध रुद्रदामन ने जीता था, और इसके बाद इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। पांचवी और अंतिम शाखा थी दोस्तों ऊपरी दक्कन, जो कि नासिक का क्षेत्र था। यहाँ के राजा का नाम था भूमिक। यहाँ का एक पॉइंट देख लीजिए, यहाँ का शासक नहपान, इसके विरुद्ध युद्ध किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, और गौतमीपुत्र सातकर्णी जीता भी था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रथम राजा। प्रथम शक राजा था मोआ, जिसकी राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला। नेक्स्ट है दोस्तों थोड़ा रुद्रदामन प्रथम के बारे में देख लेते हैं। इसका कार्यकाल था दोस्तों 130 से 150 ईस्वी तक। इसने दोस्तों गुजरात स्थित सुदर्शन झील, जो कि था मौर्य निर्मित, इसका जीर्णोद्धार मतलब मरम्मत करवाया था। तो इसके बाद मरम्मत करवाया था दोस्तों गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रुद्रदामन प्रथम से कि इसने प्रथम संस्कृत अभिलेख जारी किया था, जो कि था गिरनार अभिलेख। इसे दोस्तों काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अंतिम शक राजा। यह था रुद्र सिंह तृतीय। यह था मालवा शाखा का। इसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी, और इस प्रकार भारत पर शक का अंत हुआ।
नेक्स्ट है पार्थियाई या पहलव वंश। यह थे ईरानी। इसका दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रथम राजा यह था मिथ्रेडेटस और एक था प्रसिद्ध राजा, वो था गोंडोफर्निसस। इसका एक शिलालेख है तख्ते-गढ़ी, जो कि पेशावर पाक में अवस्थित है, खरोष्टी लिपि में। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, प्रथम ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ये पूछता है एग्जाम में, प्रथम ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस किस राजा के कार्यकाल में आया था? तो वो आया था गोंडोफर्निसस के कार्यकाल में। नेक्स्ट और लास्ट वंश है कुषाण वंश। ये थे दोस्तों यूची या तोखरी कबीले के। यह यूची या तोखरी 5 कबीलों में बट गया था। उसमें से एक कबीला था कुषाण का। कुषाण राजा स्वयं को देवदूत बोलते थे और यह उन लोगों ने सीखा चीनियों से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्थापना। कुषाण वंश की स्थापना की थी दोस्तों कुजुल कडफिसस ने। नेक्स्ट राजा था दोस्तों विम कडफिसस। यह था शिव भक्त। इसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। ये पूछता है एग्जाम में, शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए? तो वह था कुषाण वंश ने। तो हम लोगों ने ये भी देखा, प्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए कुषाण वंश ने, और ये पूछेगा सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो वह जारी किया गुप्त वंश के शासकों ने। यह था दोस्तों कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट राजा था दोस्तों कनिष्क। इसका पहले यह देख लीजिए, यह हार गया था किससे? चीनी जनरल पेन चाउ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी राजधानी थी दोस्तों पुरुषपुर या पेशावर, पर इसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा, जो कि सांस्कृतिक राजधानी थी। यह जब राजा बना तो उस समय शक संवत की शुरुआत की, जो कि 78 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। शक ने इस संवत को चुरा लिया और अपना नाम दे दिया, लेकिन वास्तविक में कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। यह था दोस्तों महायान बौद्ध भिक्षुक और इसको शिक्षा दी थी अश्वघोष ने। नेक्स्ट दोस्तों, इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और अश्वघोष, जिसकी रचना है बुद्ध चरित्र, और बुद्ध का भिक्षा पात्र लेके चला गया था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ दरबारी को देख लेते हैं। कनिष्क के कुछ दरबारी थे चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, पार्शु, नागार्जुन। नागार्जुन जिसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पार्शु की सलाह पर कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति भी करवाई थी, जो कि हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गांधार शैली, तक्षशिला एवं मथुरा कला का विकास हुआ था कुषाण के काल में। पूछता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसने केसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो वो किया था कनिष्क ने। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार होता था मिस्र से, और इसका जिक्र है पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी इस पुस्तक में। इसका लेखक दोस्तों अज्ञात है। इस वंश का अंतिम राजा था वासुदेव, और इसके सामंत ने आगे चलकर गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। अब यहाँ आप लोगों को हिंट लग गया होगा कि हम लोगों का आगे का टॉपिक क्या होने वाला है, तो वो होगा गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट है दोस्तों, थोड़ा हम लोग कैलेंडर के बारे में देख लेते हैं, संवत के बारे में। तो प्रमुख संवत या कैलेंडर थे विक्रम संवत, जो कि था 97 ईसा पूर्व में, और था ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम लोग अभी यूज करते हैं इंग्लिश कैलेंडर, जिसमें जनवरी फरवरी होता है। नेक्स्ट है शक संवत, जो भारत का राष्ट्रीय संवत है या राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह हुआ था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों हिजरी संवत, यह हुआ था 622 ईस्वी में। ये दोनों ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। चलिए अब आपको याद कैसे करना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि विक्रम संवत में यह ईस्वी है, शक संवत में क्या होगा, या ग्रेगोरियन में क्या होगा। देख लीजिए, बीच में हम लोग रखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन जो हम लोग यूज करते हैं 2001, 2002,
ठीक है। जैसे अभी चल रहा है 2021, ठीक है, 2021 चल रहा है। अब देख लीजिए पहले कौन आया था। इससे पहले आया था विक्रम संवत, कब? 57 ईसा पूर्व में। मतलब जब विक्रम संवत आया उसके 57 ईयर्स बाद, मतलब 57 वर्ष बाद आया कौन? ग्रेगोरियन कैलेंडर। जब दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर आया तब विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चल रहा था। तो अभी 2021 चल रहा है, तो विक्रम संवत में क्या चलेगा? तो विक्रम संवत में भी 57 वर्ष आगे चलेगा। ये होगा 221 प्लस 57। इससे हम लोग निकाल लेंगे कि वर्तमान वर्ष में विक्रम संवत का कौन सा वर्ष चल रहा है। अब देख लीजिए पहले विक्रम संवत आया, फिर ग्रेगोरियन आया, उसके बाद आया शक संवत। यह आया 78 ईस्वी में, मतलब यह 78 ईस्वी के बाद आया। ग्रेगोरियन कैलेंडर आ गया था, उसके 78 ईस्वी के बाद आया। तो मतलब यह जो शक संवत होगा यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईस्वी पीछे चलेगा, क्योंकि जो पहले आएगा वो बड़ा होगा। ऐसे ही पता होगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर पहले आया, ये बड़ा है, उसके 78 ईस्वी के बाद शक संवत आया, तो शक संवत छोटा है। तो इसलिए कोई भी ईस्वी अगर ग्रेगोरियन में दी गई है, अगर उसको हम लोग शक में निकालेंगे तो उसमें से हम लोग 78 ईस्वी को घटा देते हैं। तो इससे हम लोग यह पता कर सकते हैं कि शक संवत में वर्तमान वर्ष क्या चल रहा है, क्योंकि शक संवत छोटा है इसलिए घटाएंगे। ऐसे याद रखिए। तो उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। विक्रम संवत पहले आया इसलिए ये बड़ा भाई है, तो ये 57 ईस्वी बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आया ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये बीच वाला भाई है, ठीक है, ये तो बीच में ही है। और इसके बाद आया इसका छोटा भाई कौन? शक संवत, यह 78 ईस्वी छोटा है, तो इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।